स्वागत है आप सभी का स्मार्ट लर्निंग अड्डा के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत व्याकरण के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी समय को वेस्ट किए। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, पठित्वा जैसे उच्चारण होने वाले जो शब्द हैं उनमें कौन से प्रत्यय होंगे? कत्वा प्रत्यय होंगे। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? आगत्य में लेप प्रत्यय है। ठीक है, तो आगत्य जैसे जो शब्द जो है प्रोनाउंस होंगे, उच्चारित होंगे, उनमें लेप प्रत्यय पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका कि धातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो धातुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। देखिए ध्यान से, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण जो है, अगर इस तरीके से जैसे दातुम, पठितुम जो शब्द आएंगे उसमें कौन से प्रत्यय होंगे? उसमें तुमुन प्रत्यय होंगे। फिर कह रहा है गमनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो गमनियम में अनियर प्रत्यय। देखिए गमनियम जैसे शब्द, जैसे पठनियम, तो पठनियम में कौन सा प्रत्यय होगा? पठनियम में अनियर प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार के जो भी शब्द मिलेंगे उनमें कौन से प्रत्यय होंगे? अनियर प्रत्यय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दर्शनियम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दर्शनियम में कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय। देखिए ये पठनियम से मिलता जुलता है ना, तो जब पठनियम, दर्शनियम इस तरीके के जो शब्द आएंगे उनमें कौन से प्रत्यय होंगे? अनियर प्रत्यय। फिर कह रहा है पूजनियम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पूजनियम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें भी हमारा अनियर प्रत्यय होगा। देखिए सब एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। फिर कह रहा है आश्रित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आश्रित्य में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें आपका लेप प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर आठवां प्रश्न है हमारा कि समागतः में कौन सा प्रत्यय है? तो समागतः में कत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न है लेखिका, नायिका, गायिका शब्दों में कौन से प्रत्यय? देखिए ये एक जैसे सिमिलर से शब्द हैं, इनको याद रखना है। इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? इन सब में टाप प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा है कि ज्ञानम, दानम, लेखनम, नयनम शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो ज्ञानम, दानम, लेखनम, नयनम शब्दों, इन शब्दों को एक साथ याद रखिए आप। इन सब में कौन से प्रत्यय हैं? ल्यूट प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा? करेक्ट है। फिर कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि मौलिका में कौन सा प्रत्यय है? तो मौलिका में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। फिर मातम में कौन सा प्रत्यय है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की मातम में कौन सा प्रत्यय है? तो मातम में त्वम प्रत्यय है। देखिए त्वम प्रत्यय की जगह पे कभी कभी ऑप्शन में त्वा भी देता है, तो त्वा भी हमारा राइट आंसर है और त्वम भी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा आपके सामने, आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गम प्लस कितिन से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस कितिन से गति शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? करेक्ट है। वैसे ही आपको बताना है कमेंट में पट प्लस कितिन से क्या बनेगा? पट प्लस कितिन से क्या बनेगा? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। वैसे ही आपको बताना है कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? त्वयत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्वयत प्रत्यय है। फिर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि मृतः में कौन सा प्रत्यय है? तो मृतः में आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है, कत प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कार्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो कार्यम में कौन सा प्रत्यय है? कार्यम में ऋयत प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर कह रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लेखक, शिक्षक, सेवक, जनक शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक, शिक्षक, जनक इन सभी सभी शब्दों में हमारा रूल प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? करेक्ट है। फिर कह रहा है मूर्खता, मानवता, सभ्यता शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो इन शब्दों में तल प्रत्यय। देखिए तल प्रत्यय को याद रखना है आपको। तल प्रत्यय में क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। पुनः 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बलवान, बुद्धिमान शब्दों में कौन सा प्रत्यय? देखिए बलवान, बुद्धिमान इन शब्दों में मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय में क्या जुड़ता है? मान जुड़ता है। मतुप प्रत्यय में मान या वान जुड़ता है ना। शक्तिवान है ना, शक्तिवान, इसमें कौन सा जुड़ेगा? शक्तिमान में भी मतुप प्रत्यय होगा आपका। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि मतुप प्रत्यय का क्या पहचान है? मान या वान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है। तो श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, श्रीमती में डीप प्रत्यय, याद रखना है आपको, पूछता है प्रश्न कई बार, और आपके पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, तो डीप प्रत्यय है। प्रत्यय जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 8 या 9 सवाल हर बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में, ठीक है। इसलिए इन प्रत्यय के प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इन्हें याद कीजिए इनको। और देखिए, याद करते समय आपको एग्जाम्पल को याद करना है ना, एग्जाम्पल को ज़्यादा जरूरी है याद करना, क्योंकि आपके परीक्षा में एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है ना। कि जैसे कि ये पूछा श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर कह रहा है किस शब्द में परा उपसर्ग है। देखिए, पराकाष्ठा में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। इसमें परी है और इसमें प्रा है और इसमें प्र है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अभिज्ञानम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिज्ञानम में कौन सा है, अभी उपसर्ग है। अभिज्ञानम में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। 24 नंबर क्वेश्चन है आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना, देखिए इसमें आ से आहार बना है, आ से आचरण बना है, आ से आश्रम बना है, लेकिन अभियाना जो है इसमें आ प्रत्यय नहीं है, इसमें अभी है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ध्यान से देखिए, दूर इसमें भी आ गया, दुर्जन में भी दूर आ गया, और कह रहा है कि दुष्ट, इसमें दूर नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। फिर कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उप से कौन सा बनेगा, उपकार बनेगा। ये कह रहा है अपराध, तो ये तो है नहीं हमारा ऑप्शन करेक्ट, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अवसाद, ये भी नहीं होगा। अपकार ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। पुनः 27 नंबर क्वेश्चन है अनरितम में कौन सा समास है। तो अनरितम देखिए ध्यान से, अनरितम दो शब्दों से मिलकर बने, न प्लस नृतम, और जब भी न आता है, न क्या है, नकारात्मक सूचक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नग्न समास, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है देवयाना में कौन सा समास है। देखिए, देवयाना का अगर हम लोग समास विग्रह करें तो ये बनेगा देवानाम यानया, यानी कि देवताओं का यान, देवानाम याना यानी देवताओं का यान। और जब भी ऐसा का, के, की या रा रेरी संबंध सूचक अवयव आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी इसमें तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का कौन सा समास है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है नान्यः में कौन सा समास है। तो नान्यः फिर से अगर हम लोग अगर इसका विग्रह करें तो न प्लस अन्य बनेगा हमारे पास, और न आ गया इसमें, ये भी नकारात्मक सूचक है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, नग समास होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सचिवालय में कौन सा समास है। देखिए, सचिवालय जो है, सचिवालय में ये तत्पुरुष समास है। अब सचिवालय का विग्रह क्या होता है ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटु प्लस तल से क्या बनेगा। देखिए, पटु प्लस तल में ये कह रहा है कि ता जुड़ता है, तल में क्या जुड़ता है, ता, तो इसमें क्या हो जाएगा, पटुता बनेगा। अब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि लघु प्लस तल से क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। फिर कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल गृहम में कौन सा समास। देखिए, गोल गृहम जो है ना, ये एक घर की विशेषता बता रहा है, गृह की विशेषता बता रहा है, और गृह क्या है, ये एक संज्ञा है, और गोल क्या है, एक विशेषण है। तो जब भी ऐसा आता है, एक भाग क्या रहे, विशेषण रहे, और दूसरा भाग क्या रहे, संज्ञा रहे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग कर्मधारय समास, यानी गोल गृहम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। 33 नंबर प्रश्न है इसका तारामंडलम। देखिए, तारामंडलम जो है ना, एक विशेष शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है ताराओं के समूह को व्यक्त करने के लिए। यानी अगर हम लोग इसका विग्रह करें तो ये बनेगा ताराणाम मंडलानि सन्ति यस्मिन यत, यानी कि इसका विग्रह इस तरीके से बनेगा। और इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। याद रखना है आपको, तारामंडल में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास को याद रखना है, तारामंडल में पूछ सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, ये आपके लिए VVI बनता है इस बार के लिए। फिर कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में कि पुरुष परीक्षा में कौन सा समास है। देखिए, पुरुष परीक्षा का अर्थ होता है पुरुषों की परीक्षा, यानी पुरुषस्य परीक्षा, और इसमें ये हमारा विग्रह बन गया पुरुषस्य परीक्षा।
अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, षष्ठी विभक्ति आ गया ना, तो विभक्ति जब भी आ जाता है ना तो इसको कौन से समास में रखा जाता है, तत्पुरुष समास में रखा जाता है। यानी कि इसमें कौन सा समास है, अब बताना है आपको विभक्ति के अनुसार इसमें कौन सी विभक्ति है और तत्पुरुष समास में ये समास का कौन सा प्रकार है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है हमारा कि मैथिली कवि में कौन सा समास है। देखिए मैथिली कवि में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैथिली कवि का क्या होगा, विग्रह क्या होगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। और ये कैसे पता चला कि अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि यथा क्या है, ये प्रधान है, इसमें मुख्य है ना। तो आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव का जो पहला पद है ना ये विशेष रूप से होता है, जैसे यथा होगा, अनु होगा, जैसे अनुगंगम, इस तरीके से क्या होता है, अव्यय होता है और यही इसका पहचान है। तो अनुगंगम जैसे शब्द, उपगंगम, अनुगंगम, उपग्रामम, ये जितने भी शब्द हैं इसमें कौन सा समास पाया जाता है, अव्ययी भाव समास पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ घूम चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि पंचतंत्र, पंचवटी, त्रिभुवनम शब्दों में कौन सा समास। देखिए ध्यान से देखिए इन शब्दों को, तो इसका पहला जो पद आ रहा है ना ये कौन सा संख्या सूचक शब्द आ रहा है, पंच, इसमें भी है पंच और इसमें है त्रि, इनका ये क्या है, ये संख्या सूचक शब्द हैं। और जब भी क्या आता है, संख्या सूचक शब्द आता है तो वो कौन सा समास रहता है, तो वो हमारा द्विगु समास रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पंचतंत्र, पंचवटी, त्रिभुवनम इन शब्दों के विग्रह क्या होंगे। देखिए विग्रह जो है ना ये भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बट विग्रह से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले ये पता करें कि समास उसमें कौन सा है। ठीक है, तो आपको अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। पीताम्बर, श्वेताम्बर, नीलकंठ, दशानन, ये क्या है, ये एक विशेष नाम है जो एक विशेष गुण वाले व्यक्ति का है और ये देवत्व नाम है। तो इस प्रकार के जब भी कोई शब्द आता है ना जिससे किसी विशेष व्यक्ति, जिसे किसी अलौकिक वस्तु का बोध होता है, तो इसमें कौन सा समास रहता है, तो इसमें बहुब्रीहि समास रहता है, यानी ये शब्दों में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है। अभी देखिए पीताम्बर का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, पीतम अम्बरम यस्य असौ, पीतम अम्बरम यस्य असौ। ठीक है, तो ये इसका समास विग्रह बनेगा। इसी तरीके से सबका समास विग्रह बनेगा। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि गौरी शंकर माता पिता शब्दों में कौन सा शब्द है। देखिए ध्यान से इन शब्दों को आप फोकस कीजिएगा, तो ये क्या बनेंगे, दो नाम बनेंगे यहाँ पे, एक गौरी दूसरा शंकर, माता पिता। इसी तरीके से आपको बनेगा स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। तो जब भी ऐसे दो शब्द एक साथ आते हैं ना, दो संज्ञा एक साथ क्या करता है, जोड़ देता है, तो इसको कौन सा समास बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। देखिए द्वंद्व में द्वा आ रहा है ना, द्वा मतलब कितने, दो, यानी कि दो नाम एक साथ रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको द्वंद्व समास बोलेंगे। फिर कह रहा है कि अहम के साथ कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, तो अहम के साथ देखिए अहम क्या है, उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ये कैसे पता चला उत्तम पुरुष है, तो देखिए उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, जो किसी बात को बताता है, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर बात आता है कि जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं, तो सुनने वाले को क्या बोलते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोलते हैं। फिर कह रहा है कि जिसके बारे में बोला जाए उसको क्या बोलते हैं, तो जिसके बारे में बोला जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष है अहम, तो इसके साथ हमें मालूम है, इसके साथ जो भी क्रिया लगेगा वो किस में होगा, वो भी उत्तम पुरुष में होगा। तो अभी देखिए ये पठामा है, उत्तम पुरुष है, लेकिन अहम क्या है, एक वचन है। अहम से एक व्यक्ति का बोध होता है ना, तो अहम एक वचन है, लेकिन ये पठामा क्या है, बहुवचन है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पठावह यानी आमी आवह, तो आमी तो इसमें है नहीं, आवह आमह है, आवह है तो ये क्या है, ये द्विवचन है। आमह क्या है, बहुवचन है, यानी ये दोनों तो सीधे सीधे कैंसिल हो गए, हमें चाहिए एक वचन। और पठंती भी क्या है, बहुवचन है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, तो पठामी होता है। इसमें पठामी क्या हो जाता है, पठामी करेक्ट ऑप्शन हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 41 नंबर प्रश्न है कि त्वम के साथ निम्न में से क्रिया का कौन से क्रिया का प्रयोग होगा। तो देखिए त्वम क्या है, तो अब मैंने बताया सुनने वाले को क्या कहते हैं, सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम लोग, आप लोग, तो ये सब क्या आते हैं, ये आते हैं सुनने वाले में, तो ये आएंगे हमारे क्या, मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष का पहचान आपको समझ में आ गया होगा। तो हम किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा, यानी कि जो इसके साथ क्रिया प्रयुक्त होगा, उपयोग होगा,
वो भी किस में होगा, मध्यम पुरुष में ही होगा। अभी आपको पहचान करना है मध्यम पुरुष में कौन सी क्रिया है। तो ती तह अंति, देखिए रूप कैसे चलता है प्रथम पुरुष का, ती तह अंति। और फिर कैसे चलता है, सी थ थ, आमी आव आमा, इस तरीके से चलता है। अब जरा ध्यान से देखिए इनको और समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, और ये क्या हो गया उत्तम पुरुष। अभी मैंने बताया कि त्वम क्या है, सुनने वाला होता है, तो ये मध्यम पुरुष में आएगा, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। तो इसलिए इसमें मध्यम पुरुष में क्या जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए सी किस में जुड़ा हुआ है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आपका अगला प्रश्न है कि लता शब्द का तृतीय एकवचन क्या है। तो लता शब्द का तृतीय एकवचन, देखिए लता शब्द का अगर हम लोग तृतीय एकवचन निकालेंगे तो लता का रूप चलता है लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि। यानी कि देखिए आ गया ना आपका तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आ गया, लतया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आगछत में कौन सा लकार है। देखिए ऑप्शन में क्या है, लोट लकार, लृट लकार, विधिलिंग और लट लकार। ये क्या है, ये सभी इनकरेक्ट हैं। इसमें कौन सा लकार होगा, इसमें लंग लकार होगा। लंग लकार अर्थात भूतकाल, ठीक है, तो इसमें भूतकाल है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग इसको ई बना लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, लंग लकार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसका कौन सा पुरुष है और इसका कौन सा वचन है, ये आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 44वां क्वेश्चन है, नयति का मूल रूप क्या है। देखिए नयति का मूल रूप है नी। नी मतलब क्या होता है, नी मतलब होता है ले जाना, ठीक है। और नयति का अर्थ फिर क्या निकलेगा, ले जाता है या ले जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि भावनी का मूल रूप क्या है। भावनी का मूल रूप होता है आपका भू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। पठतम का पुरुष है, पठतम बताना है आपको कौन सा पुरुष का है, तो ये है आपका मध्यम पुरुष का। आपको पता होगा नियम कि तो ताम अन ही तम त ही तम त, तो इसी में आ रहा है ना आपका तम, यानी पठतम में कौन सा पुरुष है, तो इसमें आपका मध्यम पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हिमालय शब्द का चतुर्थी एक वचन पूछ रहा है। तो हिमालय शब्द का चतुर्थी एक वचन बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि हिमालय जो है बालक शब्द के रूप जैसा ही चलेगा। और बालक शब्द का रूप कैसे चलता है, तो ये चलता है बालक, बालकऊ, बालका, बालकम, बालकौ, बालका, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। और ये चतुर्थी पूछ रहा है ना, तो चतुर्थी में हो जाता है यहाँ पे बालकाय, यानी कि क्या आ गया, बालकाय आ गया ना। तो इसी तरीके से हिमालय का बनाइए, तो हिमालय का क्या बनेगा, हिमालयाय, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या रहा है 48 नंबर पर, नग, नग प्लस इंद्रा क्या बनेगा। देखिए नग में क्या रहा है, आखिरी में अ आ रहा है, और इसके इंद्रा क्या आ रहा है शुरू में, क्या ई, और ई मिलकर के हमें पता है क्या बन जाता है ए, और ए की मात्रा लगेगी इसमें, यानी ये बन जाएगा नगेंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हिम प्लस आलय से क्या बनेगा। हिम प्लस आलय, हिम में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और आलय में क्या आ रहा है, आ, और आ आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। और ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और इस प्रकार से क्या बनेगा, हिम प्लस आलय से हिमालय बनेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 50वां प्रश्न है आपके लिए कि नय प्लस अ से क्या बनेगा। देखिए नय में क्या आया, ए आया, ए प्लस अ, तो ये देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि ए ओ औ के बाद से अपने से भिन्न कोई स्वरवर्ण रहे तो ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, यानी ये आय हो जाएगा। और आय में फिर से अ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, आय, ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, न में आय जोड़िए तो नाय हो जाएगा, और क है तो क को भी मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, नायक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।